देख रहे हैं खिलाड़ी नंबर 1 और अब बात करेंगे एलाइड ब्लेंडर्स की। Q1 में कंपनी थोड़े घाटे से मुनाफे में ज़रूर आई है, करीब 3 करोड़ के घाटे के सामने 11 करोड़ का मुनाफा पोस्ट किया। ऑपरेशनली अगर आप गौर करेंगे तो 44% EBITDA ग्रोथ देखने को मिली है, मार्जिन 6.5% के 10% पर आए हैं। हालांकि इस क्वार्टर में 7% दबाव रेवेन्यू में जरूर देखने को मिला। हमारे साथ कंपनी के MD आलोक गुप्ता जुड़ गए। आलोक जी, स्वागत है आपका CNBC आवाज पर। वैसे इट्स बीन अ वेरी स्ट्रॉन्ग क्वार्टर ऑपरेशनली, क्योंकि Q1 इतने स्ट्रॉन्ग फुटिंग पर शुरू किया है आपने। ये बताइए FY25 के लिए बड़े टारगेट्स क्या रहेंगे? आपको क्या लग रहा है अगर ये मोमेंटम बरकरार रहता है एंड होपफुली इट ऑल्सो रिफ्लेक्ट्स ऑन द रेवेन्यू फ्रंट, FY25 में किस तरह की रेवेन्यू और प्रॉफिट ग्रोथ आप हासिल कर पाएंगे? Thank you very much for inviting me. FY25, the focus will continue on the P&A segment and on the luxury segment. On back of that, the growth that we are projecting is double digit. As you know that we successfully concluded our IPO in July. Thereafter, we have paid off all our high cost debt. So we're expecting almost a 50% reduction in our interest cost. So going from July onwards all the way to March, we expect double digit growth on the revenue. We expect significantly better EBITDA, and all the savings that will come on higher EBITDA and interest costs will flow into the net profits. Okay. When you say double-digit growth on revenue, what are you roughly guiding for volumes? क्योंकि इस quarter volumes करीब 11% थोड़े से soft रहे हैं. On a consolidated basis, what's dragging it? Is it primarily the mass segment? नहीं, not at all. I think अगर हम अपनी वॉल्यूम Q1 FY25 की Q4 FY24 से देखेंगे तो एक्चुअली वॉल्यूम करीब 3% ऊपर है, लेकिन जो हमने कंसोलिडेशन करी है लास्ट ईयर, फोकसिंग ऑन बेटर प्रॉफिटेबल मार्केट्स, फोकसिंग ऑन बेटर SKU, तो जो हमने पोर्टफोलियो को थोड़ा सा रीऑर्गेनाइज करा है, Q1 लास्ट ईयर से आपको डिग्रोथ नजर आएगी, मगर Q4 से आपको 3% ग्रोथ नजर आएगी. सो द पोर्टफोलियो जो है बहुत स्ट्रांग है, बेटर ग्रॉस मार्जिन प्रोफाइल आपको देखने के लिए मिल रहा है इसी कारण. So I think we're very happy with what we have done in the last few quarters, focusing on profitable brands, P&A segment, and giving up what is not profitable. So from here on this base, we are looking at a double-digit volume growth, translating into a significantly better gross margin and EBITDA as well. Okay. मुझे ये बताइए P&A segment, मैं नोटिस कर रही हूँ इस पर्टिकुलर क्वार्टर में यहाँ पर वॉल्यूम ग्रोथ अच्छी रही है, नियरली 37%, वैल्यू ग्रोथ भी 46% के आसपास आया है. क्या आपकी स्ट्रैटेजी रहेगी आपके एग्जिस्टिंग ब्रांड्स को ही स्केल करने की, या फिर कुछ और नए ब्रांड्स आप जोड़ेंगे P&A सेगमेंट के लिए? जी, P&A सेगमेंट हम 3 ब्रांड से ही ड्राइव करेंगे, वो ऑफिसर्स चॉइस ब्लू, आइकॉनिक और स्टर्लिंग B7. आइकॉनिक जो कि एक नया ब्रांड है, आपको मालूम है हमने करीबन नवंबर 2022 में लॉन्च किया था. लास्ट ईयर 2.2 मिलियन केस किया, और जो हमारा रन रेट अभी है वो करीब 4 मिलियन के ऊपर चल रहा है. तो जो हमारा फोकस रहेगा वो रहेगा कंसोलिडेशन इन द P&A विस्की सेगमेंट. जहां तक नया ब्रांड लॉन्च का सवाल है, वहां पे हमारा फोकस रहेगा इन द प्रीमियम एंड लग्जरी सेगमेंट. जोया प्रीमियम लग्जरी जिन हमने लॉन्च किया लास्ट ईयर, और इस क्वार्टर और अगले क्वार्टर से हम 3-4 नई ब्रांड सिर्फ लग्जरी सेगमेंट में फोकस रह के लॉन्च करेंगे. तो P&A को कंसोलिडेट करेंगे एक्जिस्टिंग ब्रांड के साथ, और प्रीमियम और लग्जरी सेगमेंट को कंसोलिडेट करेंगे नए ब्रांड के साथ. ऐसी एक रणनीति हमने बनाई. तो जोया जिन का आलोक जी कुछ मुझे अपडेट दे पाएंगे कि किस तरह का कंट्रीब्यूशन रहा है Q1 में और बाकी क्वार्टर्स में कितना रह पाएगा, कंसीडरिंग ये सिर्फ महाराष्ट्र में आपने लॉन्च किया था, एंड इफ आई रिमेंबर रीडिंग करेक्टली इन योर प्रेजेंटेशन आप देश भर में इस ब्रांड को ले गए हैं? जी बिल्कुल, ये हमारी पहली ब्रांड है लग्जरी सेगमेंट के अंदर. हमारा पोर्टफोलियो भी बड़ा विस्की डोमिनेंट है, तो हमारे लिए ये जरूरी था कि हम अपनी कंफर्ट जोन से जाके लग्जरी सेगमेंट के अंदर एक फ्लेवर लॉन्च करें. इसलिए हमने जिन सेगमेंट को चूज किया, हरियाणा में लॉन्च करने के बाद, सक्सेस के बाद हमने इसको महाराष्ट्र में रोल आउट किया है. एंड आज जैसे हम अभी बात कर रहे हैं इस क्वार्टर के अंदर ऑल जो क्रिटिकल जिन मार्केट है वहां पर हमारा रोल आउट कंप्लीट हो जाएगा. तो ये एक हमारी एक पहली ब्रांड है इन द लग्जरी सेगमेंट. जैसा आपको मालूम है इस सेगमेंट के अंदर कंज्यूमर भी डिमांडिंग है, कंज्यूमर भी काफी चूजी है. तो हमने एक पूरा वर्टिकल बिल्ड किया है प्रेम ब्रांड के नाम से, जिसके अंदर प्रीमियम और लग्जरी ब्रांड्स को हम कैसे की अकाउंट्स में और कैसे प्रीमियम ऑन प्रेमिस के अंदर मार्केट करें, कैसे हम डिजिटल मार्केटिंग को ड्राइव करें. तो अभी तक जो हमारी प्रोग्रेस रही है उससे हम काफी खुश हैं और सेटिस्फाइड हैं. ओके. मैं एक रिपोर्ट पढ़ रही थी कि आप शायद कुछ ग्लोबल फर्म से भी बातचीत करना चाह रहे हैं अपने लग्जरी सेगमेंट को और मजबूत करने के लिए, क्या कंफर्म कर पाएंगे? और किस तरह के प्रोडक्ट्स जब आप कहते हैं लग्जरी सेगमेंट में नए आएंगे,
क्या वो मॉल्ट साइड पर होंगे? क्या वोडका में आप कुछ नया लॉन्च करेंगे? क्या प्लान है? जी, जहाँ तक स्पेसिफिक कंपनी का सवाल है, वो तो मैं स्पेकुलेटिव न्यूज़ पे कमेंट नहीं करूँगा। लेकिन जैसा हमने पहले भी बोला है कि हमारी स्ट्रैटेजी ये रहेगी कि हम अपनी ब्रांड डोमेस्टिक बीआईआई बॉटल इन इंडिया लॉन्च करें। उसके साथ हम ग्लोबल पार्टनरशिप ज़रूर करेंगे ऑन बीआईओ ब्रांड, जो व्हिस्की और नॉन व्हिस्की सेगमेंट दोनों में होंगे। ओके, तो ये फिलहाल आपकी रणनीति रहेगी। यहाँ से मार्जिन्स और इम्प्रूव होने की गुंजाइश है कंसिडरिंग ईएनए प्राइसेस, ग्रेन में भी हमने कुछ चेंजेस देखे हैं ऊपर की तरफ। जी, बिल्कुल। जो हमने पोर्टफोलियो को रिजिक किया है और हमारा आईपीओ के बाद जो हमारा एंगेजमेंट अपने सप्लायर वेंडर पार्टनर के साथ है, वो भी स्ट्रांग हुआ है। तो हम देखेंगे कि यहाँ से हमारे एबिटा मार्जिन्स और नेट मार्जिन दोनों के अंदर इम्प्रूवमेंट हो। गुड लक टू यू गुप्ता जी। अलाइड ब्लेंडर्स रीसेंट लिस्टिंग और प्लान्स ऑफ कोर्स अपने प्रीमियम और लग्जरी कैटेगरी को और मजबूत करने की यहाँ पर कंपनी हमारे साथ वो डिटेल शेयर करती हुई। नतीजे वैसे अच्छे रहे हैं। एक रीसेंट लिस्टेड कंपनी है। स्टॉक आपके सामने 303 के लेवल्स पर करीब करीब 1% ऊपर इस चर्चा के बीच बढ़ता हुआ। लेंगे एक ब्रेक। ब्रेक के बाद आई थिंक हमारे जानकार कुछ और स्टॉक्स आइडेंटिफाई करके बैठे हैं। उस पर